मित्रों, इस 7वें तकनीकी सत्र में हमारे साथ अगले वक्ता प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार गुप्त, प्रोफेसर विधि संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हैं। आप महामला मालवीय मिशन से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और साथ ही विधि संकाय के विधिक सेवा सहायता केंद्र से भी आपका संबंध है। हमें इस सत्र में आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आदरणीय गुप्ता सर। महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई वाराणसी द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में अपना वक्तव्य देना मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है। मेरे वक्तव्य का विषय कोविड महामारी, मालवीय जी का दर्शन और भारतीय विधिक व्यवस्था एवं न्याय की संकल्पना है। एक यह प्रश्न उठता है कि विधि क्या है और न्याय क्या है। विधि के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि विधि को परिभाषित करना और न्याय को परिभाषित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। हमारी जैसी चिंतन धारा होती है, जैसा हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण होता है, जैसी हमारी विचारधारा होती है, हम उसी प्रकार विधि को और न्याय को परिभाषित करते हैं। जहाँ तक विधि एवं न्याय के बीच संबंध का प्रश्न है, सदैव से यह माना गया है कि न्याय विधि का अंतिम लक्ष्य है। प्रश्न उठता है कि न्याय का महत्व क्या है। न्याय के महत्व के बारे में अनेक दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से इसको रेखांकित किया है। इस संदर्भ में मैं केवल एक पश्चिमी चिंतक प्रोफेसर जॉन रॉल्स के विचारों को उद्धृत करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने कहा कि न्याय किसी भी सामाजिक व्यवस्था का प्रथम जीवन मूल्य होता है। प्रोफेसर जॉन रॉल्स ने न्याय एवं सत्य के बीच एक अनिवार्य संबंध स्थापित किया और उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि न्याय एवं सत्य के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है और इसलिए इन दोनों से हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अर्थात दूसरे शब्दों में, ना तो हम न्याय की उपेक्षा कर सकते हैं और ना ही हम सत्य की उपेक्षा कर सकते हैं। न्याय एवं सत्य एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं और यदि हमने न्याय एवं सत्य की उपेक्षा किया तो हमारा सामाजिक जीवन कभी भी उत्कृष्ट एवं शांतिपूर्ण नहीं रह पाएगा। अब मैं आपसे भारतीय विधिक व्यवस्था पर कुछ बात करना चाहता हूँ। जहाँ तक भारतीय विधियाँ एवं भारतीय विधिक व्यवस्था का प्रश्न है, हमारा ये मानना है कि इसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स या ढांचागत कमियां हैं। हमारे देश की वर्तमान केंद्र सरकार की भी यह नीति रही है कि वह यह मानती है कि भारत की वर्तमान विधियां बहुत पुरानी हो गई हैं और उसमें से अधिकांश विधियां अप्रासंगिक हो गई हैं। इसलिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी की एक नीति रही है कि जो अप्रासंगिक विधियां हैं उनको समाप्त किया जाए, क्योंकि इससे अनेक प्रकार के संदेह एवं डिस्प्यूट पैदा होते हैं। जहाँ तक भारतीय विधियों का प्रश्न है, भारत का संविधान हमारी सर्वश्रेष्ठ विधि है और भारतीय विधि व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी विधि संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत की संसद के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है
और यदि ऐसी कोई विधि बनाई भी जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्राप्त है। अब मैं आपके समक्ष भारतीय विधियों एवं भारतीय विधिक व्यवस्थाओं के समक्ष विद्यमान कुछ मूलभूत प्रश्नों को रखना चाहता हूँ। मैंने अपने इस शोध पत्र में कुछ मूल प्रश्नों को पहचाना है जो इस प्रकार से हैं। क्या भारत का संविधान वास्तव में भारतीय है? क्या भारत की विधिक व्यवस्था भारतीय है? क्या भारत की विधियां भारतीय हैं? भारत की विधियों एवं विधिक व्यवस्थाओं की भाषा जो आज हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो भारतीय है? और यहाँ पर मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत की विधियाँ एवं विधिक व्यवस्था की जो आज वर्तमान में भाषा है वह भी अभी भी जन जन की भाषा नहीं है। अधिकांश कार्य हमारे अंग्रेज़ी भाषा में होते हैं और उसके कारण से जो आम नागरिक है ना तो वो विधियों को समझ पाता है ना विधिक व्यवस्थाओं को समझ पाता है और इस प्रकार से वह अन्याय एवं शोषण को सहने पर मजबूर हो जाता है और वह न्याय न समझ पाता है न विधियों को समझ पाता है और वह अपना ही हित समझने में असमर्थ हो जाता है। महामना मालवीय जी ने प्रयाग में अपने वकालत के जीवन में आम जन की भाषा और उसकी विधिक समस्याओं को समझते हुए अदालतों में हिंदी भाषा को स्थापित करने के लिए एक आंदोलन भी चलाया था और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जनपद स्तर पर हिंदी भाषा में या हिंदुस्तानी भाषा में कार्य करने की अनुमति उसे देनी पड़ी थी। जहाँ तक भारतीय विधिक व्यवस्था का प्रश्न है, इसके 3 प्रमुख आधार स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। यद्यपि भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिर भी अभी इसमें उत्तरोत्तर सुधार की अनेक आवश्यकताएं हैं। यह दुख का विषय है कि जहां विधायिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका से भी अधिक संवेदनशील होना चाहिए, हम यह देखते हैं कि भारतवर्ष में विधायिका एवं कार्यपालिका उतनी संवेदनशील नहीं रह पाई और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में न्यायिक सक्रियता हमें दिखाई देती है। एक प्रश्न और भी है और वो ये है कि क्या हमारी विधियां एवं व्यवस्था न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है? हमारी विधियों में न्याय का अंश कितना है? एक अन्य प्रश्न है, क्या हमारी विधि व्यवस्था त्वरित न्याय को सुनिश्चित कर पा रही है? अगला प्रश्न है, क्या विधियों के प्रति समाज के आम जनों में सम्मान का भाव है? एक प्रश्न और उठता है और वह ये है, क्या भारत के गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिल पा रहा है? और एक अन्य प्रश्न मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और वह यक्ष प्रश्न ये है कि क्या भारत में विधियों का उचित क्रियान्वयन या प्रभावी क्रियान्वयन हो पा रहा है? यह भारत की विधिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दोष है कि भारत में विधियां तो बहुत बनी हैं, लेकिन धरातल के स्तर पर उसका प्रभावी क्रियान्वयन हमें नहीं दिखाई देता है। अंत में एक और भी प्रश्न हमारे सामने आज खड़ा हुआ है और वो है अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं उसका महत्व। आज कोविड-19 महामारी के इस वैश्विक संकट में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय न्याय की संकल्पना का बहुत महत्व बढ़ जाता है।
एक प्रश्न ये है कि क्या वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि कोविड महामारी से उपजी आर्थिक और सामाजिक एवं वैश्विक समस्याओं के समाधान में क्या वह सक्षम है? क्या कोविड महामारी के पीछे जिन देशों का हाथ बताया जा रहा है, क्या उनके विरुद्ध कोई न्यायालय फैसला देगा? और यदि ऐसा कोई फैसला देगा तो क्या मजबूत राष्ट्रों के विरुद्ध उसको लागू कराया जा सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी प्रभावी संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को मजबूत राष्ट्रों के विरुद्ध लागू करा सके? अब मैं आपके समक्ष न्याय को परिभाषित करने की समस्या पर कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया कि न्याय को परिभाषित करना स्वयं अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य रहा है। वास्तव में न्याय एक बदलती हुई परिवर्तनीय अवधारणा है। इसके लिए अंग्रेजी भाषा में प्रोटियन फेज कॉन्सेप्ट नामक पदावली का प्रयोग किया गया है। राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि न्याय वास्तव में विभिन्न राजनीतिक जीवन मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक संवेदनशील एवं दुरूह प्रक्रिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत अनेक प्रकार के जीवन मूल्य हैं। समता एक मूल्य है, स्वतंत्रता दूसरा मूल्य है, भ्रातृत्व तीसरा मूल्य है, करुणा चौथा मूल्य है, नारी की स्वतंत्रता पांचवा मूल्य है। इन सभी जीवन मूल्यों के बीच संबंध स्थापित करना और उनमें एक संतुलन स्थापित करना ही बोडेनहाइमर के अनुसार वास्तव में न्याय का कार्य है। प्रोफेसर डायस ने अपनी पुस्तक में न्याय के 5 कार्यों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि न्याय का प्रथम कार्य है संसाधनों का समाज के सभी व्यक्तियों के बीच उचित वितरण। दूसरा कार्य है समाज में जो शक्तिशाली लोग हैं वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, उसको सुनिश्चित करना भी न्याय का कार्य है। तीसरा कार्य है समाज में विधिक व्यवस्था के द्वारा जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, नागरिक उन स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग ना करें, उस दुरुपयोग को रोकना भी न्याय का तीसरा कार्य है। न्याय का चौथा कार्य है कि न्यायपालिका के द्वारा सही एवं न्यायपूर्ण निर्णय दिए जाएं। हम ये देखते हैं कि बहुधा न्यायपालिका अनेक निर्णय और आदेश देती है, लेकिन उन आदेशों और निर्णयों में न्याय का अंश कम होता है और इसलिए यह भी एक चुनौती है कि न्यायपालिका न केवल आदेश और निर्णय दे, बल्कि उन आदेशों और निर्णयों में न्याय की अधिकांश से अधिकांश मात्रा को सुनिश्चित करे। प्रोफेसर डायस के अनुसार न्याय का 5वां कार्य है कि बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों, राजनीतिक परिस्थितियों और आर्थिक परिस्थितियों के आलोक में विधियों एवं विधिक व्यवस्था को बदलते रहा जाए। अब मैं आपके समक्ष न्याय एवं विश्व में विद्यमान विभिन्न विचारधाराओं पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान चिंतन व्यवस्था के अंतर्गत 5 प्रकार की प्रमुख विचारधाराएं विद्यमान हैं। पहला है उदारवाद, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है साम्यवाद, चौथा है नारीवाद और 5वां है पर्यावरणीयवाद। इन सभी वादों के अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, लेकिन मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि इन सभी वादों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक महामना मानवीयवाद या चिंतन दर्शन हमें प्राप्त होगा
और मेरा ये मानना है कि महामना का दर्शन इन सभी विचारधाराओं को अपने में समाहित करता है। मेरा ये मानना है कि महामना का चिंतन न्याय का एक समग्र दर्शन है। यह संकुचित और एकांगी नहीं है। महामना का न्याय का दर्शन धर्म की अवधारणा, गीता के संदेश और परहित सरिस धर्म नहीं भाई और वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की भावना पर आधारित है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर जॉन रॉल्स ने भी रिफ्लेक्टिव मॉरलिटी की चर्चा किया है। वे कहते हैं, हम जैसा व्यवहार अपने साथ नहीं करना चाहते वैसा दूसरों के साथ ना करें। प्रसिद्ध चिंतक प्रोफेसर जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने भी अपनी पुस्तक में, जिसका नाम मॉरल सेंटिमेंट्स है, उसमें आइडिया ऑफ इम्पार्शियल स्पेक्टेटर अर्थात एक तटस्थ नैतिक व्यक्ति के दृष्टिकोण को दर्शाया है। इन दोनों चिंतकों का ये मानना है कि जब तक मनुष्य अधिक नैतिक नहीं बनेगा, जब तक मनुष्य एक तटस्थ नैतिक व्यक्ति नहीं बनेगा, तब तक उसका व्यवहार न्याय के अनुरूप नहीं हो सकता। मैं आपके समक्ष यह भी बात कहना चाहता हूँ कि महामना एवं हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के विचारों के बीच अत्यंत समानता दिखाई देती है। दोनों के बीच अत्यंत भ्रातृत्व भाव एवं सम्मान का भाव था। गांधी जी भी महामना को अपना बड़ा भाई के रूप में देखते थे। इसलिए गांधी का दर्शन और महामना का दर्शन दोनों वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे क्या चिंतन दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। स्वयं महामना मालवीय जी के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकारों ने न्याय नहीं किया। महामना के विचारों को हमारी सरकारों ने उपेक्षा की दृष्टि के साथ देखा और इसीलिए शायद महामना को भारत रत्न की उपाधि देने में भी बहुत देर हो गई। शायद ये महामना एवं उनके चिंतन दर्शन के साथ हमारी सरकारों ने जो अन्याय किया वह इसका एक प्रगटीकरण है। महामना ने मानव निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे वह कहते थे कि अच्छा मनुष्य बनाना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। महामना का न्याय का चिंतन आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की भावना पर आधारित है। लेकिन मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा कि महामना का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद संकुचित नहीं है, वह देशज नहीं है, वह सीमाओं से सीमित नहीं है, अपितु वह उदार है, वह मानववाद पर आधारित है, वह न्याय पर आधारित है, वह बंधुत्व पर आधारित है। दूसरे शब्दों में महामना का दर्शन वास्तव में मैं नहीं तू ही अर्थात वेदांत के दर्शन पर आधारित है। महामना भी स्वामी विवेकानंद, आचार्य शंकराचार्य के द्वारा स्थापित भ्रातृत्व की भावना के ही चिंतन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न ये है कि यदि हमें महामना के संदेश और चिंतन दर्शन को प्राप्त करना है तो प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य को अच्छा मनुष्य कैसे बनाया जाए। और इस संबंध में महामना के चिंतन दर्शन में हमें संस्कारों के महत्व का पता चलता है। हमारी सनातनी परंपरा में और हमारे वैदिक परंपरा में और महामना के चिंतन में यह बताया गया है कि यदि हमें न्याय प्राप्त करना है तो मनुष्य को और अधिक अच्छा बनाना होगा, मनुष्य के अंदर मनुष्यता को जगाना होगा। और यदि मनुष्य को अच्छा बनाना है
और उसमें मनुष्यता का उत्तरोत्तर विकास करना है, तो यह केवल और केवल संस्कारों के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए हमारी वैदिक एवं सनातनी परंपरा में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया है और उनके महत्व को रेखांकित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्य में यदि मनुष्यता का निर्माण करना है, उसे अच्छा मनुष्य बनाना है, तो यह एक दिन, एक महीने या एक साल में नहीं होता है। यह एक सतत, लंबी एवं दुरूह प्रक्रिया है। और हमारी सनातनी परंपरा में जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने भी संस्कारों की व्यवस्था की गई है, वह लगातार मनुष्य में और अधिक मनुष्यता हो, उसी का वह संदेश देती है। अंत में कोविड-19 महामारी एवं महामना के चिंतन पर मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगा। आज इस कोविड महामारी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि समाज में एक निराशा का भाव दिखता है। डिस्ट्रेस, डिप्रेशन और अनेक प्रकार की मानसिक चुनौतियां हमें दिखाई दे रही हैं। महामना का, गीता का दर्शन सुख एवं दुख को एक ही सिक्के के दो पहलू मानता है। महामना ने पर्यावरण के संरक्षण एवं सतत विकास पर भी बल दिया था। महामना न केवल मानव को मानव बनाने में बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हैं। महामना ने एक अधिवक्ता के रूप में चौरी चौरा के केस में निशुल्क विधिक सहायता का एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुझे यह बात कहने में अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है कि महामना न केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, अपितु वह 3 वर्ष तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय के संकाय प्रमुख थे और विधि संकाय का एक अंग होने के नाते मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। महामना के द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अभी कुछ वर्षों पूर्व वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है और यह केंद्र वास्तव में वैदिक चिंतन एवं कर्तव्य पर आधारित विधिशास्त्र के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अभी कुछ महीनों पूर्व वैदिक विज्ञान केंद्र के द्वारा वैदिक विधिशास्त्र पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ था। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि उस वैदिक कार्यशाला के सारे लेक्चर्स YouTube पर उपलब्ध हैं और यदि हम उन्हें सुने तो मेरा ये मानना है कि कर्तव्य पर आधारित विधिक व्यवस्था कैसे बनाई जाए, उसका मार्गदर्शन उन सभी व्याख्यानों में हमको उपलब्ध होता है। मेरा यह मानना है कि भारत में यदि न्याय को सुनिश्चित करना है तो हमें अपनी विधियों को और अपनी विधिक व्यवस्थाओं को अधिक मानवीय बनाना पड़ेगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। यद्यपि ये तीनों न्याय अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वर्तमान कोविड-19 महामारी के इस वैश्विक संकट में सामाजिक न्याय का महत्व बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टर अंबेडकर एवं भगवान बुद्ध के द्वारा स्थापित करुणा का मार्ग सामाजिक न्याय की अवधारणा को सुनिश्चित करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बुद्ध पूर्णिमा पर जो संदेश दिया, उसमें उन्होंने सामाजिक न्याय एवं भगवान बुद्ध की करुणा के महत्व को रेखांकित किया था। महामना मालवीय मिशन महामना के चिंतन दर्शन को स्थापित करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। महामना के चिंतन दर्शन को राष्ट्र जीवन में स्थापित करने के लिए महामना संपूर्ण वाङ्मय कंप्लीट वर्क्स ऑफ महामना
की संकल्पना एवं योजना बनाई गई है। इस सेमिनार में कुछ श्रेष्ठ वक्ता उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। महामना हमारी महान आध्यात्मिक, मानववादी, सहिष्णु एवं प्रगतिशील परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। महामना का जीवन दर्शन कर्तव्य पर आधारित विधिक व्यवस्था को विकसित करना चाहता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जहां एक तरफ मौलिक अधिकारों को इन्फोर्सिएबल बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ मौलिक कर्तव्यों को क्रियाशील एवं प्रभावशील नहीं बनाया गया है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसी भी हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई सरकार या कोई नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसके लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अर्थात दूसरे शब्दों में मौलिक कर्तव्यों को क्रियाशील और इन्फोर्सिएबल बनाने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, यह बात सही है कि संसद ने अनेक विधियों के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को क्रियाशील बनाने में भूमिका निभाई है और इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट्स ने 226 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का प्रयोग अपने न्यायिक निर्णयों में किया है। मौलिक कर्तव्यों का उपयोग मौलिक अधिकारों के इंटरप्रिटेशन में भी किया गया है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि महामना जी का दर्शन भारत की सनातनी आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी चिंतन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। हमें विकास भी चाहिए, हमें मानवाधिकारों का सम्मान भी चाहिए और हमें शांति भी चाहिए। आज वैश्विक महामारी के इस दौर में विकास के साथ साथ शांति स्थापित करना भी एक चुनौती भरा कार्य है, लेकिन हमारी परंपरा में हम शांति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। हमारे सारे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के अंत में अंततः हम ओम शांति 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 के मंत्र से ही सभी कार्यों की समाप्ति करते हैं। हमने भारत को कभी भी एक भूमि का टुकड़ा या भौगोलिक वस्तु नहीं माना। हमने इस भूमि को भी माता के समान पवित्र माना और इसलिए हम भारत को एक भौगोलिक देश या एक राष्ट्र नहीं, अपितु हमने इसको अपनी माँ के रूप में दिया है। सभी भारतीय ही नहीं, अपितु महामना के दर्शन में पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। यह हमारी दार्शनिक धरोहर है और महामना का जीवन दर्शन इसी धरोहर पर हमें गर्व करने का संदेश देता है। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि यदि महामना के द्वारा स्थापित आध्यात्मिक धरोहर और राष्ट्रवाद के चिंतन को हम अपनाते हैं तो हम भारत में ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर इस वैश्विक महामारी का सामना कर सकते हैं। अंत में मैं महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला की आयोजन समिति के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे अपने विचारों को साझा कर सकूं। इस 3 दिवसीय वेबिनार में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इस 3 दिवसीय वेबिनार की सारे लेक्चर्स आपको YouTube पर भी उपलब्ध हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेमिनार की समाप्ति के बाद भी हमें जब भी समय मिलेगा हम इन सारे लेक्चर्स को बार बार सुनेंगे और महामना के चिंतन दर्शन को हम भारत में धीरे धीरे स्थापित करने की ओर आगे बढ़ेंगे। इस वेबिनार में जिन 2000 से भी अधिक
सहभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा करके सक्रिय भागीदारी की है और जिन हजारों लोगों ने फेसबुक और यूट्यूब पर इसको लाइव देखा है और इसको देख रहे हैं, मैं आप सबके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद गुप्ता सर। आपके व्याख्यान ने न्याय के विभिन्न रहस्यों को, विभिन्न अवधारणाओं से हम सभी को परिचित कराया। साथ ही हम सभी न्याय के संकल्पनाओं की गूढ़ताओं से परिचित हो पाए। महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई न्यायमूर्ति वीएन श्री कृष्णा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है, एक नई गंभीरता दी है और एक नया विश्लेषण दिया है। पूरा परिवार आपके प्रति कृतज्ञ है। साथ ही हम अपनी कृतज्ञता गुप्ता सर के प्रति व्यक्त करते हैं। आपने एक प्रशासक के रूप में, एक सहयोगी के रूप में पूरे आयोजन मंडल के साथ मिलकर के इस वेबिनार को सफल बनाया। हम आपके प्रति भी कृतज्ञ हैं। आप दोनों महानुभावों का वक्तव्य न्याय जैसी जटिल संकल्पनाओं को सरलता के साथ हम लोगों के समक्ष ले आया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।